हिमाचल प्रदेश की एक हॉट सीट मंडी, जो कि पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यहां से बीजेपी ने बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह, जो कि यहां के रजवाड़े परिवार से आते हैं, राजा कहे जाते हैं, उन्हें टिकट दिया है। तो ये जो क्वीन वर्सेस किंग की लड़ाई होने वाली है, ये काफ़ी रोमांचक और कड़ी टक्कर वाली होने वाली है। तो इस सीट पर एनालिसिस करने से पहले हम इस सीट का थोड़ा सा आपको इतिहास बताते हैं। ये जो सीट है मंडी सीट, इसके अंडर में 17 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 12 पर बीजेपी काबिज है। और अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर 17 बार लोकसभा चुनाव लड़े गए हैं, जिनमें से 11 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, 5 बार बीजेपी ने जीत हासिल करी और 1 बार बीएलडी यानी भारतीय लोकदल ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। और ऐसा माना जाता है कि ये जो सीट है, ये राज परिवार की सीट कही जाती है। और ये भी मान्यता है, ये भी चर्चा चलती है कि इस सीट पर जिस भी पार्टी की सरकार बनती है, केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार बनती है। लेकिन अगर देखा जाए तो 2 बार इस सीट पर उपचुनाव हुए, 2021 में और 2013 में। तो ये जो ट्रेंड था वो थोड़ा बदल गया, क्योंकि सेंटर की सरकार और मंडी की सरकार दोनों अलग अलग रहीं। तो अब इस सीट पर किंग वर्सेस क्वीन में कौन जीतेगा और किस पार्टी को फ़ायदा मिलेगा, ये जानने के लिए, ये एनालिसिस करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पूजा मेहरोत्रा जी। तो पूजा जी, आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी का एक डिसीजन है कंगना रनौत को मंडी, जो कि उनका मूल निवास क्षेत्र है, वहाँ से टिकट देने का उनको कितना फ़ायदा मिलेगा? थैंक यू पुष्कर, फिर से मुझे बुलाने के लिए स्टूडियो में। और जहाँ तक बात आप कर रहे हैं मंडी चुनाव क्षेत्र की लोकसभा सीट की, कर्म भूमि वर्सेस जन्मभूमि की भी लड़ाई है। और कर्म भूमि के साथ जन्मभूमि की एक ऐसा बंदा है, विक्रमादित्य की अगर बात करें, जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो अब राजा और रजवाड़ों की सीट ही कही जाती है। ये थ्रू आउट विक्रमादित्य के परिवार का ही उस पर एकाधिकार रहा है। खुद विक्रमादित्य के पिता वीरभद्र जो हैं, वो लगातार वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, 6 बार मुख्यमंत्री रहे और 5 बार वहाँ से सांसद रहे। तो आप सोच सकते हैं, उसके बाद उनकी मदर को उस सीट से जिताया, प्रतिभा सिंह जी को। और फिलहाल अभी जब मौजूदा सांसद की बात करें तो प्रतिभा सिंह ही हैं। तो और जहां आपने बात की कि जो हिमाचल में उस सीट को जीतता है, वही केंद्र में सरकार। तो इसको ना थर्मामीटर सीट भी कहा जाता है कि किसका टेम्परेचर हाई है, वही केंद्र में जाके बैठेगा। तो ये थोड़ा रोमांचक, थोड़ा अगर विशेषज्ञों की बात करें तो भी ये थोड़ा जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा अपने अपने उम्मीदवारों को बहुत चुन चुन के, इतने सारे कंपटीशन के बीच में कि कौन जीत सकता है, किसकी जातीय समीकरण को देखा जा रहा है, ये सारी चीजें देखते हुए किसकी सरकार है, जैसे कहते हैं डबल इंजन सरकार, कि जैसे उत्तर प्रदेश में है कि डबल इंजन सरकार है, तो यूपी की जो सरकार है वही केंद्र की सरकार है, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और आप देखते हैं कि जब केंद्र में किसी की सरकार, भाजपा की अगर सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, और राज्य में किसी और की सरकार है, तो उसमें थोड़ा टसल भी रहता है, जो कि हम लोग दिल्ली में देख रहे हैं। तो इस तरह की चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है पूरा का पूरा, जो 400 पार और अपने आप को इंडिया गठबंधन के साथ अपने आप को साबित करने के लिए कांग्रेस और अन्य पार्टियों के लिए ये काफी रोमांचक भी कहें और काफी कांटे की टक्कर। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं ना वोटिंग के, वैसे वैसे ना ये सारी चीजें बदलती जा रही हैं, इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं, बहुत ज्यादा समीकरण बदल रहे हैं। और कांग्रेस भी ना इस बार, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन कहें, वो बहुत सोच समझ के, मतलब लास्ट तक अगर आप देखें तो सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। कहाँ भाजपा जो है लगातार, पीएम शाह, राजनाथ सिंह जी खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश नागपुर में भाषण दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का अगर आप नजर डालें तो कहीं एक जगह राहुल गांधी 1-2 बार भाषण देते हुए नजर आए हैं। तो ये कुछ तो रोचक, कुछ रोमांचक और कुछ मतलब हम लोगों के लिए एनालिटिकल, कि कैसे कौन हर
वक्त बदल रहा है मूवमेंट ना, जी। और मूवमेंट जो बदल रहा है वो किसके पलड़े को भारी कर रहा है, ये चुनना, ये पढ़ना, ये जांचना, वहाँ के जी। लोगों से बात करना थोड़ा रोमांचक तो है। जैसे थोड़े और डेटा की बात करें तो अगर पिछले 2 लोकसभा चुनाव देखे जाएं 2019 और 2014 के, तो बीजेपी दोनों बार सत्ता में आई और दोनों बार बीजेपी ने राम स्वरूप शर्मा को वहां से उतारा और बहुत ही अच्छे वोटों से जीत हासिल करी। 2019 की बात करें तो राम स्वरूप शर्मा ने टोटल वोट का 68.7% अपने नाम किया था और जो सेकंड रनर अप थे उनसे 43% वोट ज़्यादा थे, मतलब कि एक तरफा जीत थी। उसके पहले 2014 में पहुंचते हैं। 2014 में देखें तो राम स्वरूप शर्मा ने टोटल वोट का 50% अपने नाम किया था और सेकंड रनर अप से इन्होंने 5.5% वोट ज़्यादा पाए थे। और अगर टोटल वोटर्स कितने थे, क्योंकि वोटिंग करने वाले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एक चुनाव में, तो 2019 में टोटल वोटर्स जो थे हमारे वो थे 11,50,408, जिनमें से महिलाएं 5,62,575 थीं। जैसे कि हम कई बार हमने पश्चिम बंगाल के ऊपर एनालिसिस जब भी किया है तो ये चीज़ हाईलाइट हुई है कि महिला वोटर और महिला प्रतिनिधित्व पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो हिमाचल की इस सीट पर भी महिला वोटर्स की संख्या बिल्कुल पुरुषों की बराबरी पे ही आती है, लगभग 5.5 लाख के आसपास ही दोनों लोग रहते हैं। तो यहाँ पर भी महिलाओं की जो राजनीति पलटने की ताकत है वोट के ज़रिए वो बराबर में ही है। तो क्या आपको लगता है कि कंगना रनौत जो कि एक महिला वोटर हैं और महिला उम्मीदवार हैं और वो जब उस जगह पर चुनाव कंटेस्ट करेंगी तो उनको महिला वोटर्स का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं? देखिए पुष्कर, ये बड़ा ट्रिकी सवाल आपने मुझसे कर लिया है, क्योंकि वोट देने वाला अंदर जाके क्या करता है जी। और क्या वो केंद्र की भाजपा सरकार से का समर्थक है या राज्य सरकार की, और केंद्र सरकार की जब बात आती है ना तो वोटर्स अक्सर पलट जाया करते हैं। केंद्र की भूमिका में अलग देखते हैं और राज्य की भूमिका में अलग देखते हैं। तो खुद ही देखिए, अभी जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उन लोगों ने कांग्रेस को चुना, और जब रजवाड़ों की बात आ रही है वहाँ पे ये देखना होगा कि जातीय समीकरण क्या बैठ रहे हैं। और कंगना रनौत को एक हीरोइन की तरह, एक बेटी की तरह अगर देख रहे हैं तो दूसरी तरफ बेटा है। और हमारे यहाँ जो अगर समाज की बात करें तो वो हमें अभी भी कितनी भी लड़ाइयाँ कर ली जाए बेटा समर्थक ही रही हैं। लेकिन कंगना जिस तरह से फाइट कर रही हैं और जिस तरह से उन्होंने पहले दिन अपनी उम्मीदवारी घोषित करने के साथ ही मैदान में अपने आप को जमाना शुरू कर दिया है, चाहे वो मंदिर जा रही हों, लोगों के साथ उठ बैठ रही हों, खाना खा रही हों, अपना जैसे उनकी वीडियोस आ रही हैं वो कितना घुल मिल रही हैं। तो ये देखना तो बड़ा ही रोचक होगा। ये अभी से ये कह देना कि महिला वोटर किसकी तरफ बैठेगी या किसकी सरकार बनेगी या कौन वहाँ से उम्मीदवार जो है वो जीतेगा, ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वोट काटने वाले भी होंगे 2-4 जो छोटी दूसरी पार्टियों के होंगे या निर्दलीय होंगे, उनको भी कम नहीं आंकना चाहिए। कई बार वो लोग भी जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और जातीय समीकरण वहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दोनों ही राजपूत हैं और दोनों का बोलबाला रहा है। मौजूदा सांसद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, ठीक है, इस 2019 में रामस्वरूप जी जीते थे लेकिन उनकी किसी वजह से मौत हुई। लेकिन अंदर पार्टी में का समीकरण क्या है, कौन कितना सपोर्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखते हुए थोड़ा ट्रिकी है आपका सवाल मेरे लिए। लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि जीता जाए और आगे बढ़ें। जैसे आपने जातीय समीकरण की बात की तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर राजपूत, ब्राह्मण और दलित ये सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। 33.6% राजपूत हैं, 21.4% ब्राह्मण हैं और 29.85% दलित हैं। और सिर्फ एक बार यहाँ पर 17 बार लोकसभा चुनाव हुए और सिर्फ एक बार एससी कैंडिडेट था जो सांसद बना था, और बाकी हमेशा से या तो राजपूत या तो ब्राह्मण या तो दलित में कभी कभार एक बार जो बना, तो ऐसा समीकरण रहा है। और जैसे आपने बात करी राम स्वरूप शर्मा की डेथ की, तो अगर देखा जाए तो 2014 में भी राम स्वरूप शर्मा जीते थे, 2019 में भी वो जीते, और जब 2019 के बाद 2021 में उनकी
डेथ हुई, तो डेथ के बाद जब उपचुनाव कराए गए तो उपचुनाव में प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस से आती हैं उन्होंने जीत हासिल करी। तो क्या ऐसा माना जा सकता है रामस्वरूप शर्मा की जो फैन फॉलोइंग थी, जो बेस था, वो जब किसी दूसरे के पास गया तो लोगों ने उनकी जगह प्रतिभा सिंह को चुनना जायज़ समझा, जो कि रजवाड़े परिवार से आती हैं? तो क्या इस बार जैसे रामस्वरूप सिंह नहीं हैं, कंगना रनौत उस सीट से लड़ रही हैं, तो क्या विक्रमादित्य को प्रतिभा सिंह का बेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी एक रजवाड़े परिवार से आते हैं? इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, वही मैं अभी आपसे एक बार फिर जी बताना चाहूँगी कि जिस तरह से वहाँ की जनता जी वो किस करवट बैठेगी, ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कहना। लेकिन 2 लोकसभा चुनाव का अगर ट्रेंड देखें 2014 और 2019 का, तो उन्होंने भाजपा को ही केंद्र में बैठाना जरूरी समझा है। और जिस तरह से विकास कार्य हिमाचल के हो रहे हैं, जिस तरह एनएच के लिए काम चल रहा है, तो उस जगह को देखते हुए मुझे लगता है कि पलड़ा तो भाजपा का भारी हो जाएगा। लेकिन रजवाड़ों का खानदान और विक्रमादित्य बिल्कुल यंग और इम्प्रेसिव और काम करने वाले वहाँ के मौजूदा विधायक, शिमला ग्रामीण से वो विधायक भी हैं, तो उनका कार्यकाल कैसा है वहाँ हिमाचल प्रदेश में, उनकी अपनी सीट पे, और वो किस तरह से प्रचार कर ले जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरा, वहाँ के जो अंदर की टसल है ना, जो मौजूदा सरकार की, राज्य सरकार की जो टसल है, वो अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा सुक्खू सरकार के थोड़ी देर के लिए डावाडोल हुई थी। उसके पीछे भी ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह ही थी, और उनका एक बड़ा जो खेमा था वो सुक्खू को नहीं चाहता था कि वो सीएम रहे। तो ये सारे समीकरण देखते हुए कि क्या कांग्रेस में जो अंदर खेमे की लड़ाई चल रही है वो उनको सपोर्ट करती है या नहीं करती है विक्रमादित्य को, और इसका फायदा क्या कंगना ले जाती हैं, ये थोड़ा ट्रिकी होगा वहाँ के लिए, और ये शायद फायदेमंद हो जाए भाजपा और कंगना रनौत के लिए। जैसे अभी हमने बात करी कि दोनों का जो बैकग्राउंड है, एक बीजेपी का बेस चला आ रहा है, एक कांग्रेस का बेस चला आ रहा है। एक तरफ कंगना रनौत हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर हैं और अपने विवादित बयानों के लिए बहुत चर्चित रहती हैं, और दूसरी तरफ विक्रमादित्य हैं जो कि रजवाड़े परिवार से आते हैं। तो विक्रमादित्य का बेस तो क्लियर हो गया, एक वो रजवाड़े परिवार से आते हैं, और राजा के जितने भी परिवार होते हैं उनकी एक ऑडियंस पहले से तय होती है और वो पूरी निष्ठा के साथ उन्हीं को समर्पित रहते हैं। ये तो एक बेस हो गया। लेकिन कंगना जो एक नया बेस क्रिएट कर सकती हैं भाजपा में रहकर, लेकिन कंगना के जो बयान आ रहे हैं, जैसे कि एक बार उन्होंने बोला कि देश अभी आज़ाद हुआ है 2014 में, देश 1947 में आज़ादी नहीं हुआ था। उसके बाद उनका अभी बयान आया कि जो पहले प्रधानमंत्री थे वो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, क्यों नहीं बनाया गया उनको। क्या ये सब बयानों के बाद जो जनता है वो कंगना का सपोर्ट करेगी? मैं ऐसा मतलब पर्सनली अगर मैं देखूं तो ये सब ना चुनावी स्टंट होते हैं जी, जिसको कि आप देखेंगे बहुत सारे बयान मोदी के भी आ रहे हैं, पीएम मोदी के आ रहे हैं, राहुल गांधी के बहुत सारे पुराने बयानों को लेके। जैसे अभी कंगना ने कल परसों सफाई भी दी कि मैं बीफ नहीं खाती हूँ। उनका एक और भी किसी यूनिवर्सिटी में किसी ने एक सवाल किया और उसका जवाब वो दे रही हैं कुछ सेक्सुअल उसको लेके, तो वो देखेंगे अब बहुत वायरल हो रहा है। उन सवालों को लाके आप कितना इम्प्रेस कर लोगे? वहाँ तो वोट किसी एक को देख के दिया जा रहा है, और इसको आप डिनाई भी नहीं कर सकते हैं कि हम मतलब वो जो पर्टिकुलर सीट है या पर्टिकुलर राज है, वहाँ पे अब सिर्फ एक नाम एक चेहरे पे काम चल रहा है। तो इसमें इस तरह के बयानों को लेके हो सकता है कांग्रेस में कंगना जो है बहुत अच्छी वोट नेता साबित हो जाएं। अपने अगर आप पुराने इतिहास को देखें कि बॉलीवुड से लोग आए और बहुत सफल भी रहे, जिसमें विनोद खन्ना थे, या फिर राजेश खन्ना रहे, या सुनील दत्त साहब रहे, या अभी देखें आपने सनी देओल ने अपने आप को पीछे खींच लिया। हेमा मालिनी लगातार मथुरा से जीत रही हैं, है ना। उनके बहुत सारे नखरों वाले वायरल कर दिए जाते हैं वीडियो, लेकिन वो धान काटने भी पहुंचती हैं। वो कहती हैं कि भाई मैं छोटी गाड़ी में नहीं बैठूंगी। भाई ठीक है, वो उनका पहुंचने का, उनको इतने घंटे बैठना है, उनको पूरे दिन प्रचार करना है, अपने कार्यकर्ताओं से मिलना है। तो इस तरह के प्रचार अगर असर डाल रहे होते ना,
तो बड़ा फर्क पड़ता है। ये वो ज़माना नहीं है, क्योंकि लोगों ने उनको सिर्फ इन विवादित बयानों के साथ भी देखा है और बिना विवादित बयानों के साथ उनके और भी काम को भी देखा है। हाँ, ये कंगना को थोड़ा प्रूफ करने की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि वो बॉलीवुड से सीधा जाके उतर रही हैं। हो सकता है वो थोड़ा सा निगेटिव भी जाए कि भाई आई और लैंड कर गई हैं सीधे, जो कि हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शुरुआत तो करता ही है। बिल्कुल। तो जैसा कि हमने इस सीट पर पूरा एक डीप एनालिसिस किया और जाना कि कंगना वर्सेस विक्रमादित्य जो एक कांटे की टक्कर होने वाली है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, वो कितनी असरदार होगी, और आपको क्या लगता है कि कंगना के जो विवादित बयान हैं ये उनकी लोकसभा के जो चुनाव में लड़ने की ताकत है उस पर फ़र्क डालेंगी या नहीं, और क्या विक्रमादित्य को रजवाड़े फैमिली का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगला आप किस सीट पर एनालिसिस चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और जुड़े रहें डीएनए के साथ।